हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस मैथ्स। बच्चों, आरबीएससी ने अभी लेटेस्ट के अंदर अपना एक मॉडल पेपर जारी किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लूप्रिंट की बात की थी। उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आरबीएससी ने जो अपना मॉडल पेपर डिक्लेयर किया है, आज हम आपके सामने उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बोथ मीडियम के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा और साथ में मैं आपको बता दूं कि कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि चैप्टरों का आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे, कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है, या यू कहे टिक द मार्क है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन के मतलब क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या 2024 का पेपर पैटर्न रहेगा, किस तरीके से फिजिक्स का पेपर पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, इन सब पे अपन चर्चा करेंगे अपने इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ये पेपर आयोजित करवाती है और मैं आपको बता दूं कि मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए ये दिया गया है। इस साल का लेटेस्ट मॉडल पेपर है ये। उसके अलावा अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो फिजिक्स है। टोटल नंबर ऑफ मार्किंग है वो 56 है। जनरल इंस्ट्रक्शन है वो बच्चों को दिए गए हैं कि भाई आप उन जनरल इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें। टाइम है वो आपको दिया जाएगा 195 मिनट, यानी आपको टोटल 195 मिनट दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट के लिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर राइट करने हैं नोटबुक के अंदर। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन करने क्या है, कंपलसरी है। सारे क्वेश्चन आपको करने क्या है, कंपलसरी है। और क्वेश्चंस के साथ में ये ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक यानी आंसर शीट जो होगी, उत्तर पुस्तिका जो होगी, उसके अंदर लिखने होंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक यानी कि नंबर जो होता है ना, सीरियल नंबर जो क्वेश्चंस का होता है वो लिखना जरूरी है। अगर पेपर में कहीं भी आपको ये लगे कि भाई कोई गलती है या मिस्टेक है या कोई एरर है, तो उस एरर में आपको हिंदी की जो लैंग्वेज होगी, क्वेश्चंस के लैंग्वेज की जो हिंदी होगी, हिंदी लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होगा उसको सही माना जाएगा। इस बार बहुत अच्छा काम किया है बोर्ड ने कि क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के अंदर आपको क्या दिया गया है, इंटरनल चॉइस दी गई है, यानी कि आंतरिक विकल्प है वो आपको दिया गया है। आंतरिक विकल्प दिया गया है तो ये भी क्या है, बहुत बेनिफिशियरी रहता है। अपन स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो बच्चों देखिए, पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर देखिए, ये है आपका चूज द करेक्ट आंसर फॉर मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का मतलब है टोटल आपको 16 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के मिलेंगे और पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा, यानी 8 नंबर के 8 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। और 16 क्वेश्चन है बच्चों। कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड राइट इन योर आंसर बुक, यानी कि आपको आंसर बुक में लिखना है। मैं दोनों मीडियम की बात कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलम्ब बल है बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का मान SI पद्धति में होगा, यानी कि पूछा गया है द K used in the Coulomb force F equal to K Q1 Q2 upon R square between 2 points charge Q1 and Q2 placed in a vacuum expressed in the SI system। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो K होता है वो होता है K is equal to 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 क्रॉस 10 to power 9। कितना होता है? 9 क्रॉस 10 to power 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, पहले ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? देखिए, 9 इंटू 10 टू पावर -9 है, फिर है आपका 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में आपको सही रिलेशन बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखिए
E इज इक्वल टू कितना होता है माइनस dv अपॉन dr होता है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी चारों ऑप्शन में नहीं दिखा रखा है। चारों ऑप्शन में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा रखा है, चारों ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस dv अपॉन dr, और यहाँ क्या हो जाएगा r कैप। बच्चों ये जो चीज है इसको क्या कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, और बच्चों ये जो चीज है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी कि जो ये रिलेशन बता रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में बता रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अगले क्वेश्चन की, द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इन एसआई सिस्टम। मोबिलिटी यानी गतिशीलता जो होती है वो बच्चों होती है म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। वीडी को आप क्या लिखते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, और विद्युत क्षेत्र को आप क्या लिखते हैं वोल्ट अपॉन मीटर। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई में मीटर अपॉन वोल्ट, तो क्या आ जाएगा देखिए मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट मल्टीप्लाई में सेकेंड। तो ये कहां पे दिख रहा है आपको, देखिए पहले में लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, सी है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी जो होगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड क्या होगा आपका सही होगा। यहां आपका जो आंसर था वो क्या हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन dr। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो बोर्ड ने क्या किया है चूज किया है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब चूज किए तो इसका मतलब आपको क्या है कि रिलेशन भी मतलब बार बार में पूछ रहा है। यानी आप किसी चैप्टर को डीपली जब तक नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आप क्या कर सकते हैं उस चीज को कर नहीं पाएंगे। जब तक आप डीपली यानी किसी चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्वेश्चन ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पीछे वाला भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से था। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशन होता है वो होता है NEAVD। ये VD कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और I आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू NEAVD। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपसे पूछा गया है करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन ए कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो आपको रेडियस दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, करंट आपको दे रखी है, आई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 एम्पीयर, आई आपको दे रखा है 1 एम्पीयर, और जो टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं n इज इक्वल टू कितने हैं आपके पास, n इज इक्वल टू आपके पास है 100, कितने हैं 100। और देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो वो क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है बच्चों, देखिए 4 पाई मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 7, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 100, I की वैल्यू कितनी है 1, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 0.1। जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, तो B आपके पास कितना आ जाएगा, और देखिए 2 से काट दिया तो 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है सोल्व करना है। और जब आप क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपके पास जो रिलेशन आएगा वो B इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6.28 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, क्या आएगा 6.28 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। इस वाले फॉर्मूले से आपने क्या किया है इसको सोल्व किया है। तो देखिए 6.28 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला, ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा सही होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 7 से, द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, यानी कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ का शक्ति गुणांक। तो देखिए सीधा भी होता है cos फाई इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 1 कब होता है cos 0 डिग्री, cos 0 होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं cos फाई इज इक्वल टू r अपॉन r, तो भी कितना आएगा 1 आएगा। यानी cos 0 की वैल्यू कब होती है 1, जब क्या होगा एंगल कितना होगा 0,
तो कितना होगा, एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। और जब देखिए कोस 0 डिग्री होगा तो फाई का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो क्या होगा, ये आपका 1 आएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए समीकरण दर्शाता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है कि ये समीकरण किसको दर्शाएगा, तो ये समीकरण जो है वो आपको बताएगा। देखिए द इक्वेशन इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोड आई सी प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन dt। बच्चों ये आपको दे रखी है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखी है। और ये जो इक्वेशन जो आपको दे रखी है ये है बच्चों एम्पियर मैक्सवेल लॉ। कौन है ये, एम्पियर मैक्सवेल का लॉ है। ये आपको चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है बच्चों, चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ f कितना हो जाता है, पॉजिटिव होगा, तो प्लस के कितने हो गए 14 सेंटीमीटर दे रखा है। देयर इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर r पूछा है, तो r इज इक्वल टू बच्चों सीधा सा रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f। ये आपको चैप्टर नंबर कहां से दिया गया है, चैप्टर नंबर 9 से दिया गया है। r इज इक्वल टू 2f, तो r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 14, तो r इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका कितना होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, एक जादूगर खेल दिखाते समय यानी ए म्यूजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.47 डिसअपीयर इन ए ट्रफ यानी ओपन कंटेनर है, ठीक है ना, ऑफ लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो देखिए कोई भी चीज कब डिसअपीयर होती है, जब लेंस के इक्वल में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है n इक्वल टू 1.47, तो आंसर भी कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1.47। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए I इज इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है। I इज इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा इज नोन एज मेलस लॉ। कौन है ये, मेलस लॉ है, क्योंकि बच्चों स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ब्रूस्ट लॉ कितना हो जाएगा 10 म्यू इज इक्वल टू आईपी इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। रेले एक्सपेरिमेंट आपके पास नहीं होता है क्योंकि वो आई की पावर 4 होती है। और यहाँ जो आपको इक्वेशन दे रखी है I इज इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, वो किसका है, आपका मेलस लॉ है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। देखिए सीधी सीधी चीजें आपसे पूछी गई है, कहीं पे भी कोई बात इसने घुमाई नहीं है। द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन इज, तो देखिए आइंस्टीन क्या कहता है, एच न्यू इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा वर्क फंक्शन के साथ क्या हो जाती है, एड हो जाती है। तो एच न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स प्लस फाई नोड। तो देखिए इसमें माइनस है, इसमें ईवी नोड है, इसमें फाई नोड इज इक्वल टू एच न्यू नोड है। तो राइट ऑप्शन आपके पास कितना हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स प्लस फाई नोड। तो इस तरीके से देखिए बच्चों बहुत आराम से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम इज 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द 3 नहीं है ये बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थ्रेशोल्ड है ये। कौन है ये, थ्रेशोल्ड है ये। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजीएम इज, तो देखिए E इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है एच न्यू। E इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू होता है आपके पास। E इज इक्वल टू कितना है, एच न्यू। और देखिए बच्चों E आपको दे रखा है कितना 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। कितना हो जाएगा -19 जूल। तो देखिए न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E अपॉन एच हो जाएगा। तो E की वैल्यू 13.34 मल्टीप्लाई में 1.6 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 19 जूल अपॉन प्लांक कांस्टेंट जो होगा वो होगा 6.62 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड। जूल से जूल बच्चों मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, इससे सीधा डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। और ऊपर 34 ले गए तो कितने बच गए प्लस के 34 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर 34। सोल्व करेंगे तो बच्चों नियर अबाउट जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा 3.2, कितना आएगा नियर अबाउट आएगा न्यू इज इक्वल टू 3.2
मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 15 और ऊपर सेकंड गया तो सेकंड इनवर्स, और इसको क्या कह सकते हैं, हर्ट्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हर्ट्ज कह सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका कितना होगा, 3.2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस के 15 आएगी। ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू पावर प्लस की 15। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए Rn प्रोपोर्शनल कितना होता है, n स्क्वायर। कितना होता है, Rn प्रोपोर्शनल कितना हो जाता है, n स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU या द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास। तो 1 एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, देखिए E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। आइंस्टीन इक्वेशन 1 AMU जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होता है, म्यू के, और म्यू इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा बोर्ड ने मिस प्रिंट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन इज स्टेट इज। तो देखिए बच्चों E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के इज इक्वल टू कितना होता है, U/2। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई में E। तो देखिए U इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में E की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 13.6। तो ये कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू प्लस के 27.2, आगे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से देखिए बच्चों, ये आपको क्या दे रखे हैं, सारे के सारे क्या दे रखे हैं, इस तरीके से आपको क्या दे रखा है, सारे के सारे हैं वो मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अच्छे से मतलब क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका देखिए क्या है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। क्या है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्या है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और एक आप पढ़ते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी तीन टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और आपका पॉलीमर सेमीकंडक्टर। तो देखिए बच्चों ये जो आपका दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ये भी आपका क्या दे रखा है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, और ये आपका क्या है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो अगर अपन बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक की, तो ये होता है डोप्ड थैलोसाइनोसिस, और इसके अलावा क्या होता है, एंथ्रासीन। क्या होता है, डोप्ड थैलोसाइनोसिस और एंथ्रासीन। हिंदी में बताऊं तो एंथ्रासीन और मादित थैलोसाइनोसिस जो होता है वो आपका क्या है, आपका यौगिक अर्धचालक है। क्या है, आपका यौगिक अर्धचालक है। आगे देखिए अगले, ये आपको सबको सारे आंसर आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसके अंदर क्या करना है, आपको इसको लिखना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर नंबर 1 से, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए P वेक्टर व E वेक्टर के बीच का क्या करना है, आपको कोण बताना है। और देखिए यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। कितने नंबर क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो क्या है, फिल इन द ब्लैंक 1 to 10। और पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। क्या पूछा है बच्चों, टॉर्क पूछा है। तो टो इज इक्वल टू कितना होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कितना होता है, टो इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, टो इज इक्वल टू कितना आएगा, PE sin थीटा। कितना आ जाएगा, PE sin थीटा। और टो इज इक्वल टू कितना होगा, sin थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टो इज इक्वल टू PE sin 90। तो sin 90 पे क्या आएगा, टो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब जो एंगल होगा, जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस बाय इट्स लेंथ। तो रो इज इक्वल टू कितना होता है, आर ए अपॉन एल, और आर क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल एल होता है, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1 अपॉन ए। तो आपका राइट करेक्ट रिलेशन जो होगा ना वो क्या होगा, लंबाई यानी कि लेंथ जो होगा ना उस पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो क्या अगला क्वेश्चन देखिए, द कन्वर्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप चैप्टर नंबर 3 को थोड़ा अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिलेंगे और बार बार में देखो आपके सामने मिल रहे हैं। तो देखिए, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर, ए हायर रेजिस्टेंस क्या करेंगे, हायर रेजिस्टेंस अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी काई ऑफ सुपरकंडक्टर मटेरियल। तो ध्यान रखना, डायामैग्नेट और सुपरकंडक्टर जो होता है उसके लिए काई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है ना। -1 या क्या होता है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी। -1 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि ऋणात्मक मान होता है। क्या होगा, ऋणात्मक मान इसका हो गया। फिर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का होगा, कितने गुना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, करेक्ट रिलेशन जो होता है ना वो क्या होता है, I इज इक्वल टू IRMS बाई √2। तो √2 है, तो √2 का मतलब I अपॉन कितना कर देंगे, 1.414, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.707 क्या कर देंगे, IRMS कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.707, या क्या कर सकते हैं, √2, क्या कर सकते हैं, √2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 9 से फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, when light travel from a denser medium, denser से कहां जाएंगे अपन, rare medium में जाएंगे, to a rare medium, the angle of incident whose corresponding angle of reflection is 90 degree is called critical angle। क्या होगा, critical angle होगा, ये क्या होगा, critical angle होगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ को अपन लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स, क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहेंगे। अनुप्रस्थ को अपन लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव भी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे अपन, सारी चीजों को क्या कर सकते हैं। देखिए वो क्वेश्चन जो आपको अभी छूटा गया था, जो क्वेश्चन आपका रह गया था वो यहाँ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे अपन आ चुके हैं। तो स्लाइड का मैंने थोड़ा सा क्या किया है, इसको आगे पीछे करने की कोशिश भी की है। ये देखिए आपके सामने वो रहा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं कि क्या है, कि पोलराइजेशन इज द फिनोमिना व्हिच शोज दैट लाइट वेव आर ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स नेचर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान होता है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज। तो बच्चों देखिए, एक आपने रिलेशन पढ़ी थी, EV नोड इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नोड, और अगला क्या कह रहे हैं कि E को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो V नोड इज इक्वल टू H अपॉन E न्यू माइनस H अपॉन E न्यू नोड, और अगले ने कह दिया कि न्यू इज नियर अबाउट किसके है, न्यू नोड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल में है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो जब आप क्या रखेंगे, V नोड इज इक्वल टू H अपॉन E न्यू नोड माइनस H अपॉन E न्यू नोड, तो ये कितना जाएगा, V नोड इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 13 से पूछा है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, 9th और 8th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। डिस्कवर्ड ऑफ द न्यूक्लियस, तो क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड जिसने क्या किया था, न्यूक्लियस का क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और आपने उस पर क्या किया था, 2 टाइप के आपने क्या किए थे उसके अंदर वो पढ़े थे कि भी रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या करते हैं, राउंडिंग करते रहते हैं, यानी चक्कर काटते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 14 से आपको पूछा गया है,
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज जीरो। ध्यान रखें कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए तीसरे क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन। एक लाइन में आपको क्या करना है, आंसर देना है। और एक लाइन में आप आंसर किस तरीके से देंगे, सबसे पहले देखिए आपको आपके आंसर शीट में ही आंसर देने हैं। तो देखिए सबसे पहले द ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना है। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको शो कर देंगे। ये क्या हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसपे क्या होता है पोटेंशियल का मान सारी जगह क्या रहता है, इक्वल रहता है। दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी रो एंड टेम्परेचर टी। बच्चों ये रो है, ध्यान रखना। और आपको देखो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा था रो नोड ई की पावर डेल ई अपॉन के टी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर और इसके बीच में रेजिस्टिविटी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आपका कैसा ग्राफ आएगा, ध्यान दें बच्चों कि ये आपका कौन हो गया, टी हो गया। और ये आपका कौन हो गया, रो हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। चरघातांकीय रूप से क्या होगा, चरघातांकीय रूप से, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसके रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में ये होगा। फिर देखिए राइट गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो देखिए क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। बच्चों ये होता तो क्या है, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नोड qm फॉर क्या होता है, नॉर्थ पोल माइनस क्या कर देंगे, qm फॉर साउथ पोल। लेकिन जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर देखिए विच कंजर्वेशन लॉ फॉलोड बाय लेंज लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन। सीधा सीधा आंसर है, वन वर्ड का है, कोई ज्यादा 3-5 नहीं करनी है आपको, ना कुछ आपको ज्यादा इसके अंदर क्या करना है, बताना है। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो अगर आप इजी गोइंग क्या करेंगे, इनको आराम से करेंगे, चैप्टरों को अच्छे से रीड करेंगे, पॉइंट टू पॉइंटर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के एग्जांपल को अगर आप करेंगे तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस वाले मॉडल पेपर से बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या होती है बच्चों, बहुत अच्छी चीज होती है। फिर देखिए राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू एन लेमडा। और एन की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, n लेमडा, इस तरीके से होगा। ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव। और अगर मैं बात करूं किसकी, डिस्ट्रक्टिव की, तो डिस्ट्रक्टिव में बच्चों क्या होता है, 2n-1 लेमडा बाई 2। तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2, 7 लेमडा बाई 2। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो ये दो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर लिखना है, देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सिर्फ पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या होता है, पार्ट डिफरेंस ही होता है। ये पार्ट डिफरेंस है किसका, डिस्ट्रक्टिव का, और ये पार्ट डिफरेंस किसका है, कंस्ट्रक्टिव का। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर देखिए बच्चों डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सीधा सा कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आपने कोई इंसिडेंट करवाई, कोई लाइट, वो कितनी होगी, एच न्यू, और वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स के अंदर क्या होगी, निकलेगी। और जो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है उसको वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 5 नोड। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कि राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए बच्चों थर्मोन्यूक्लियर जो फ्यूजन है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसके अंदर आपने क्या कहा, एक तो आपका क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर को आपको क्या करना है, हाई रखना है, और नियर अबाउट कितना रखना है, 10 की पावर 8 केल्विन। एक आपका जो प्रेशर होगा वो भी क्या होना चाहिए,
हाई प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। चैप्टर नंबर 13 से आपको ये पूछा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे चैप्टरों को एग्जामिनर ने क्या किया है, टच किया है, और सारे चैप्टरों को जब टच किया है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से इन्होंने पेपर को, मॉडल पेपर को सेट किया है। मतलब जो 70% सिलेबस आपको दिया गया था उसका पूरा निचोड़ ये मॉडल पेपर है मेरी नजर में तो। और बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा मॉडल पेपर। आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और बाकी हमारे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको मैटर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप हमारे जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें भी आप अपने डाउट वो पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डाउट को सोल्व किया है। अगला क्वेश्चन है, तो मेरी नजर में अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है। बहुत शानदार का मतलब क्या है कि देखिए, इन एक आपको क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में आपसे पूछा है कि इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये चीज क्या है। ये है आपके सामने वो डायग्राम। देखिए, इस आरेख में बी और थीटा किन का निरूपण करते हैं, और बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को निकाला गया है इन गिगर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गिगर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द ट्रेजेक्टरी ऑफ एल्फा पार्टिकल इन कोलॉन फील्ड ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस इज शोन इन द फिगर। मैं आपको बता दूं बच्चों, गिगर मार्सडन रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और गिगर मार्सडन ने रदरफोर्ड के साथ ही क्या किया था, एटम और उसके रिलेटेड जो न्यूक्लियस वगैरह थे उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। तो गिगर मार्सडन के बारे में ये पूछ रहा है, तो यहाँ हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं बी को बोलते हैं प्राचाल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राचाल। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे? इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे? इंपैक्ट पैरामीटर। और जो थीटा है वो आपका क्या है? थीटा है परकीर्णन कोण। क्या है बच्चों? परकीर्णन कोण। क्या है? परकीर्णन कोण है। और इस थीटा को ही आप क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड एंगल। क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड एंगल। ठीक है, यानी देखिए कितना डीपली जाके इस टॉपिक को उठाया गया है और एक नंबर में डाला गया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में देखिए अपन आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा सीधी सीधी चीजें, कुछ न्यूमेरिकल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिर देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उसके बीच पृथक्करण d है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो सीधा सीधा है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये आपको क्या करना है? पूरी डेरिवेशन को सोल्व करना है। सेक्शन जो बी है वो आपका पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1.5 मार्क्स का होगा। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर किससे पूछा गया है? 3rd से पूछा गया है। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट आर नेग्लिजिबल इन इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड to the diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistor, each of resistor 2 ohm, determine the equivalent resistance of the network। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्या दिया गया है? आपके सामने एक नेटवर्क दिया गया है, और इस नेटवर्क में आप देखेंगे कि ये है आपका वो क्वेश्चन, ये है आपका वो क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दिया गया है? एक पूरा डायग्राम है वो दिया गया है। और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें अलग अलग 12 आपको क्या दिए गए हैं? रेजिस्टेंस है वो दिए गए हैं। अगर मैं आपको अगर इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से 3 ओम के रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए हैं। पर पे कितना है? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। फिर इसको यहाँ क्या किया गया है? ज्वाइंट किया गया है। यहाँ क्या किया गया है? ज्वाइंट किया गया है। फिर आगे क्या किया गया है? 3 ओम के रेजिस्टेंस है वो आपके चलते रहेंगे। इस तरीके से क्या होगा? पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है वो चलता रहेगा। और ये टोटल कितने हैं आपके पास? 6 हैं। ठीक है ना? कितने हैं? 3। और ये कितना हो गया? 4। फिर ये कितना हो गया? 5। और इस तरीके से कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो ये क्या है? सब कितने हैं? 2 ओम के हैं। 2 ओम का ये भी है। ठीक है, इस तरीके से चला गया। ये तीनों देखिए पैरेलल के अंदर है, तो ये कितना जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस कितना जाएगा? 1/r3। ये भी क्या है? 6 के 6 किसके अंदर है? पैरेलल में। और ये भी क्या है? पैरेलल के अंदर है। तो मैं एक को सोल्व कर देता हूं, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना जाएगा? 3/2। तो r कितना जाएगा? 2/3 ओम।
इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 1/r डबल डैश, ये मान लो r डैश है, ये r डबल डैश कितना आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से ये आपके पास कितना आ जाएगा 2/3। अगर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू ये जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास क्या बनेगा, डायग्राम इसका बनेगा, ये 2/3 है, ये 1/3 है और ये कितना है 2/3। तो r आपके पास जो आएगा वो r1 प्लस r2 प्लस r3 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। r इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3 प्लस 1/3 प्लस कितना आएगा 2/3। तो r आपके पास कितना आ जाएगा 5/3। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। I इज इक्वल टू अपन क्या करते हैं V अपॉन R को करते हैं, तो V आपको दे रखा है 10/5/3। तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3, तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 6 एम्पियर इसका आ जाएगा। ये आपसे नहीं पूछा गया है लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा 6 एम्पियर आ जाएगा। बाकी आप हमारे YouTube चैनल पे हमारा जो 3rd चैप्टर है उसके वीडियो में क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और देखने के बाद में क्या कर सकते हैं, आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये है आपके सामने क्या है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने उसी पैटर्न पे। देखिए किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको दो चीजें पूछी गई है। एक तो क्या पूछा गया है, डाई के लिए, और एक आपके लिए किसके लिए पूछा गया है, पैरा के लिए। तो देखिए डाई में क्या होता है, डाई के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी और निकल जाएगी। ये इस तरीके से क्या होगी, लगातार क्या होगी, आपके सामने चलती रहेगी। लेकिन जो आपका पैरा होगा, पैरा जो होगा यानी कि अनुचुंबकीय जो होगा, ठीक है ना, ये कौन है आपका, प्रतिचुंबकीय। ये दो ही चीजें पूछी, एक तो प्रतिचुंबकीय एक अनुचुंबकीय। तो जो पैरा होगा वो पैरा में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर से जाएगी, ठीक है ना, और बाकी क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, बाहर से क्या होगी, पूरा का पूरा क्या करेगी, ओपन मतलब ओपनली तरीके से जाएगी। तो ये सारा आपके सामने क्या है, पूरा का पूरा क्या है, इसका एक खेल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि ये आपको पूछा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि ए मेटल रोड ऑफ लेंथ स्मॉल l is placed normal to a uniform magnetic field B and moved with a constant linear speed v perpendicular to the magnetic field. Then find the induced EMF यानी motional EMF between its end, draw the necessary diagram. तो ये आपसे किससे पूछा गया है, चैप्टर नंबर 6 से आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये होता है E is equal to BVL। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 6 चैप्टर से आपसे ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 2 एम्पीयर की धारा को 5 मिलीसेकंड में शून्य कर दे तो द्वितीय कुंडली में 20 मिलीवोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। If 2 एम्पीयर करंट फ्लो इन ए प्राइमरी कॉइल रिड्यूस टू 0 इन 5 मिलीसेकंड। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है कितना, I इज इक्वल टू 2 एम्पीयर, कहां तक हो रहा है, T इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है ना। देन 20 मिलीवोल्ट, V का वैल्यू जो आपको दे रखा है 20 मिलीवोल्ट, यानी E का वैल्यू आपको दे रखा है -20 मल्टीप्लाई में 10 की पावर प्लस का 20 10 की पावर -3 वोल्ट, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल डिटरमाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज कॉइल्स। क्या पूछ रहा है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास ये कितना हो जाएगा, जो करंट होगी वो देखिए बच्चों 0 - 2 होगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखिए E इज इक्वल टू -m di अपॉन कितना हो जाएगा, dt कितना आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, E अपॉन di अपॉन कितना आ जाएगा, dt, और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर देखिए वैल्यू रखते हैं तो m इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, माइनस, और आगे कितना है 20 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर -3 अपॉन -2 अपॉन कितना जाएगा
जो आपका dt है वो 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड है। ऊपर ले जाएंगे तो सीधी सी माइनस से माइनस, और ये कितने टाइम गया, 10 टाइम गया, तो m इज इक्वल टू कितना बचा, 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में 5 इंटू 10⁻³ तो m जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁵ कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁵ हेनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बच्चों देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर आपको 8 से पूछा गया है, और राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। और ये हाफ ईयरली में भी सीकर डिस्ट्रिक्ट के पेपर है उसमें आया था हाफ ईयरली में। तो वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन से कौन सी वेव होती है, माइक्रोवेव। कौन सी वेव होती है, माइक्रोवेव, यानी कि सूक्ष्म तरंगे। इसमें से कौन सी निकलती है, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इन अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कौन होती है, यूवी रेज, यानी पराबैंगनी जो किरणें होती है, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है यूज टू कंट्रोल डिवाइस बाय रिमोट। तो रिमोट के अंदर कौन सी होती है, इंफ्रारेड। कौन सी होती है बच्चों, इंफ्रारेड होगी, यानी कि अवरक्त तरंगे जो होगी वो किसके अंदर होगी, इंफ्रारेड के अंदर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है, which of the focal length, which is the focal length of a combination of a convex lens of focal length 20 cm in contact with a concave lens 30 cm converging और diverging। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होगा उसके लिए फोकल लेंथ प्लस की होगी, तो f इज इक्वल का प्लस का 20 सेंटीमीटर, और कॉनकेव के लिए f इज इक्वल टू माइनस के कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है ना। फॉर्मूला आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/20 माइनस के कितना हो जाएगा, 1/30। एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। एलसीएम डिवाइड किया तो 3 माइनस कितना आ जाएगा, 2। 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/60, और f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। ये किसकी आ रही है बच्चों, प्लस की आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अभिसारी लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम व्युत्पन्न कीजिए। डेराइव स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हाइगन वेव थ्योरी। ठीक है ना। तो देखिए हाइगन के वेव थ्योरी से आपको बताना है कि किस तरीके से लाइट वेव ट्रेवल करती है। 1 2 3 अपन लाइट वेव को डालते हैं, 1 डेज 2 डेज 3 डेज आपको लाइट वेव्स है वो मिल जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द डिफ्रैक्शन, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। तो 4 पेज पे अपन क्या करते हैं, उन चीजों को सोल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका डिफ्रैक्शन हो जाता है। आगे बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना। एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली जो 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। चैप्टर नंबर ये आपसे पूछा गया है किससे, 11 से। ठीक है ना। डी ब्रोगली से रिलेटेड ये आपको क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया है एक 0.04 find the de Broglie wavelength of the matter wave associated with a bullet of mass 0.04 kg which is moving at a speed of 1 km per second। ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछा गया है, 1 किलोमीटर पर सेकंड के लिए पूछा गया है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 0.041 kg। ठीक है। और आपके पास v कितना दे रखा है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, h/p, और ये कितना आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे दे रखे हैं, ध्यान रखना। लेमडा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 0.041 इंटू 10⁻, कितनी कर देंगे, 10⁻3। जब बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.65 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 10⁻35 मीटर आपके पास ये लेमडा आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे पूछा है एक्सप्लेन बोर सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन कितनी हो जाएगी, 2 पाई। डी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथेसिस।
ठीक है। फिर देखिए द्रव्यमान शक्ति, तो द्रव्यमान शक्ति होती है डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का क्या कर देंगे एम, और आगे क्या लग जाएगा म्यू लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ये आपके कौन है बाइंडिंग एनर्जी है, ये आपको क्या करना है डेफिनेशंस में इसको बताना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में देखिए 3 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। सेक्शन सी में आपको क्या पूछा गया है, देखिए कि आपसे पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, तो E इज इक्वल टू KP अपॉन RQ वाली जो डेरिवेशन है आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। पूरी डेरिवेशन को हमने सोल्व किया है, बहुत अच्छे तरीके से वहां समझा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ आएगा। इसी के अंदर एक और वाला क्वेश्चन दे रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, तो ये कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू K2 लैम्डा अपॉन R। इस डेरिवेशन को भी हमने अपने वीडियोस में डाला है, तो आपने वहां आप इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग द टू पैरेलल स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दो नेसेसरी डायग्राम, तो ये आपको करना है F12 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई D। ये पूरा डेरिवेशन आपको सोल्व करना है बच्चों, ये पूरी डेरिवेशन आप लेटेस्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए एक आवेशित कण A charged particle is in a motion making an angle theta with uniform magnetic field obtained the formula for radius of its path and pitch draw necessary, क्या करना है आपको डायग्राम भी बनाना है, तो ये उसी चैप्टर से है। फिर आपको देखिए 14 के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा। वो क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को AC को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर DC के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे मतलब रेक्टिफिकेशन कहेंगे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को आपको वर्किंग और क्या करना है डायग्राम समझाना है, और वेव इसका जो वेव इनपुट और आउटपुट का जो वेव फॉर्म बनेगा वो भी आपको बनाना है, ठीक है ना। इसी का और वाला जो क्वेश्चन है, वो और वाला क्वेश्चन क्या है, PN सिंधी डायोड की पल्स बाइस, व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्स बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर रिवर्स बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड via a characteristic curve for रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में आपको क्या करना है, इसको भी सोल्व करना है। तो ये आपका सेक्शन सी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में देखिए बच्चों, सेक्शन डी में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 है, वो पूछा गया है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन AC सर्किट। AC सर्किट के अंदर आपको क्या करना है, एवरेज पावर बताना है, ठीक है ना। पावर इन AC सर्किट, a charge 30 microfarad capacity is connected to a 27 मिली हेनरी का क्या इंडक्टर लगा है, ठीक है ना। तो ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 पाई रूट LC, या आप इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा 1/रूट L का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है 27 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस कितना जाएगा 3 मल्टीप्लाई में आपके पास ये कितना दे रखा है 30 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 6 फेरेड, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया जो कितना आ गया 81, तो 1/√81 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर माइनस 3, और आगे देखिए एक पावर कम कर देंगे तो कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 5। ओमेगा को जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 का अंडर रूट कितना आता है, 81 का अंडर रूट आपके पास कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 का कितना आ जाएगा -4, और आगे कितना आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 से आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, चैप्टर नंबर 7 से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = n/1 - 1
1/r1 minus 1/r2 here are the general meaning of the symbols used in the formula draw necessary diagram। तो ये कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 3+1 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है वीडियो है ये, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बोथ सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल। तो बच्चों आपको इसी फॉर्मूले से करना है, 1/f इज इक्वल टू n/1 - 1 और आगे कितना जाएगा 1/r1 माइनस में कितना कर देंगे 1/r2। ठीक है, तो 1/f आपका कितना है 1/12 इज इक्वल टू n/1 - 1। ठीक है, 1/ क्या करेंगे 10 और आगे कितना जाएगा 1/ माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 1/12 इज इक्वल टू n/1 - 1 और एलसीएम इसका आ जाएगा 30। तो कितना आएगा 3 - 2 यानी कितना आएगा 3 + 2 माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, 1/12 इज इक्वल टू कितना आएगा n/1 - 1 और ये आपका कितना जाएगा 5/30। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आपके पास कितना आएगा, देखिए 1/6 आ गया, तो 6 को इधर भेजा तो 6/12 इज इक्वल टू n/1 - 1। तो करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू n/1 - 1। 0.5 इज इक्वल टू n/1 - 1। 0.5 को जब आप 1 को इधर लेंगे तो कितना आएगा 0.5 प्लस कितना कर देंगे 1 n/1 आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 जो नियर अबाउट किसके हो जाएगी n/1 के नियर अबाउट n/1 आ गया और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/2। तो n/1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी n/1 जो होगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, इस n/1 को अपन क्या कहते हैं म्यू भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपके पास आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और का एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, आवश्यक किरण चित्र भी बनाइए। तो देखिए बच्चों आप इसका क्या कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट दे रखा है, आवर्धन क्षमता 6 प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी क्या होगी जबकि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो देखिए आपसे पूछा है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ये तो आप कर लेना और आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 6 when the final image is formed at a distance of 25 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है m is equal to 1 plus d/f। तो m आपको दे रखा है 6 और 1 प्लस ये कितना दे रखा आपको 25 अपॉन कितना दे रखा है f। इधर लाएंगे 1 को तो 6 - 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना जाएगा f। 5 इज इक्वल टू कितना जाएगा 25 अपॉन f और f इज इक्वल टू कितना जाएगा 25 अपॉन 5। कैंसिल आउट करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। तो ये बच्चों मॉडल पेपर 2024 जो आपका था उसका सॉल्यूशन था और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहे किसी भी क्वेश्चन से या कोई टॉपिक से क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे को जो वीडियो लास्ट वीडियो जो डाले हुए हैं उनको भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़कर आप इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं वैसे रिक्वेस्ट आपसे बहुत कम करता हूं लेकिन उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए पेपर के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।